1952 में जब भारत में पहली बार इलेक्शन करवाए गए थे, तब उस वक्त लोकसभा के चुनावों के लिए ग्रीन कलर के बैलेट बॉक्स और राज्यों के चुनावों के लिए यानी स्टेट असेंबली के लिए चॉकलेट कलर के 19 लाख बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल नेहरू के द्वारा क्यों किया गया। और तब उस वक्त की सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस का सिंबल हाथ का पंजा ना होकर बल्कि 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था। और यहाँ बात केवल कांग्रेस की नहीं है, बल्कि आज की बीजेपी जो कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका भी सिंबल कमल का फूल ना होकर बल्कि एक दीपक हुआ करता था। आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये दोनों ही नेशनल लेवल की पार्टी अपने इलेक्शन सिंबल को एक नहीं बल्कि 2-2 बार चेंज कर चुकी हैं। लेकिन आखिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन पार्टी को अपने इलेक्शन सिंबल क्यों चेंज करने पड़े। किसी भी पार्टी को सिंबल लेने की जरूरत ही क्या पड़ती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन पर केवल उस पार्टी का नाम या फिर उस पार्टी से जुड़े कैंडिडेट का नाम भी रख सकता है। सिंबल की जरूरत क्यों है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हम 1951 के ऐतिहासिक वर्ष में वापस जाते हैं, जब भारत ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त होकर आम चुनावों के माध्यम से अपनी लोकतांत्रिक यात्रा पहली बार शुरू की थी, तब 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक राष्ट्र के तौर पर भारत ने एक ऐतिहासिक घटना देखी, जब भारत के आम नागरिक खास मतदाता बनकर भारत की संसद की आधारशिला के लिए लोकसभा के शुरुआती 489 सदस्यों और उसी के साथ भारत के सभी राज्यों के लिए 3283 सीटों पर अपना मतदान दिया। लेकिन उस टाइम पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई इजी टास्क नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत अभी जस्ट ही अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो इस गुलामी की मानसिकता से निकलकर अपने हक के लिए एक लीडर चुनना कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब भारत की केवल 18% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी हो, यानी 82% पॉपुलेशन को अपना नाम तक पढ़ना नहीं आता था। वैसे आप सभी को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि भारत में गवर्नमेंट किस प्रकार से डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है। देखिए, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यदि किसी भी पर्सन की एज 7 साल या फिर उससे ज्यादा है और यदि आप स्क्रीन पर दिख रहे इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ इस सेंटेंस को आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, तो फिर आप गवर्नमेंट के अनुसार 74% की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर 74.04% है, लेकिन 1971 में केवल 18 थी। तो फिर इस चैलेंज को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुकुमार सेन को अपॉइंट किया। लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाने का ना तो कोई गवर्नमेंट के पास एक्सपीरियंस था, न ही आम नागरिकों को इलेक्शन के बारे में कोई आइडिया था, क्योंकि इससे पहले जब 1935 में अंग्रेजों के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, तब केवल उसमें हाई क्लास के लोग एलिजिबल हुआ करते थे वोट डालने के लिए, क्योंकि उसमें अंग्रेजों के द्वारा ऐसा क्राइटेरिया ही रखा गया था कि आपके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए, आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए। बेसिकली उस इलेक्शन में केवल बड़े बड़े जमींदार ही एलिजिबल हुआ करते थे, आम नागरिक नहीं। इन्हीं सब चैलेंजेस को देखते हुए सुकुमार सेन ने बिल्कुल ही कलरफुल आइडिया निकाला, और उनका आइडिया था कलरफुल बैलेट बॉक्स। जी हाँ, लोकसभा के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े थे उनके लिए ग्रीन कलर का बॉक्स और विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चॉकलेट कलर के बॉक्स। अब मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा के लिए एक से अधिक उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर उस कंडीशन में वहां पर ग्रीन से मिलते जुलते अलग अलग कलर के बॉक्स रखे जाएंगे, जैसे कि ऑलिव ग्रीन, मेडो ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन। और ऐसे विधानसभा के लिए चॉकलेट कलर से मिलते जुलते बॉक्स, जैसे कि डार्क टैन या फिर ब्रॉन्ज कलर। लेकिन जब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, तो यह सुकुमार सेन के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ये सारे ही बैलेट बॉक्स स्टील के होने थे और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 19 लाख बॉक्स बनाने थे, क्योंकि एक बैलेट बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 80 से लेकर 90 बैलेट पेपर को ही अंदर डाला जा सकता था। और एक बैलेट बॉक्स की कीमत अराउंड 4 से लेकर 6 रुपए तक होने वाली थी। और इन सभी बैलेट बॉक्स को बनाने के लिए अराउंड 8200 टन स्टील की आवश्यकता पड़ती, यानी केवल बैलेट बॉक्स को बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते, जो कि कहीं न कहीं भारत के लिए अपने पहले ही चुनाव में इतने ज्यादा लेवल पर अमाउंट खर्च करना सही नहीं था। इसलिए इस कलरफुल बैलेट बॉक्स के आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा और अंतिम में यह डिसीजन लेना पड़ा कि सभी कैंडिडेट के लिए एक अलग अलग बॉक्स रखा जाएगा, लेकिन सभी बॉक्स के कलर सेम रहेंगे और उस बॉक्स पर कैंडिडेट का नाम और उसकी पार्टी का सिंबल प्रिंट किया होगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आई कि कोई भी एक कैंडिडेट लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के लिए ही वो खड़ा हो सकता है, और यदि वहाँ की जनता उसको दोनों ही सीटों पर जितवाना चाहती है और अपना सारा वोट एक ही बॉक्स में डाल देती है, तो फिर इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कैसे पता चलेगा इस कैंडिडेट को लोकसभा के लिए कितने वोट मिले हैं या फिर विधानसभा के लिए कितने वोट मिले हैं। क्योंकि इससे पहले लोकसभा के लिए हरे कलर का बॉक्स और विधानसभा के लिए चॉकलेट कलर का बॉक्स डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर एक नया तरीका निकाला गया। ये जो कलरफुल वाला आइडिया था इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया। मतलब ये है आपके सामने एक बैलेट बॉक्स। इसको बैलेट बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें आपके द्वारा डाले गए बैलेट यानी मतदान पत्र होते हैं। यदि आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो फिर आपको 2 कलरफुल बैलेट दिए जाएंगे, ना कि बैलेट बॉक्स। लोकसभा के लिए जो बैलेट होगा उस पर ऑलिव ग्रीन कलर की एक पट्टी लगी हुई होगी और विधानसभा के लिए जो बैलेट होगा उस पर
चॉकलेट कलर की पट्टी लगी होगी। पहले बैलेट बॉक्स को कलरफुल किया जा रहा था, अब बैलेट बॉक्स की जगह बैलेट को ही कलर कर दिया गया। इस बैलेट का साइज 1 रुपए की नोट के बराबर था। इस बैलेट पर उस स्टेट का कोड भी प्रिंट था जहां पर इसका यूज किया जा रहा था। एग्जाम्पल के रूप में बिहार में BR और आसाम के लिए AS, जिससे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आसानी हो सके कि ये किस स्टेट का बैलेट बॉक्स है। अब यदि किसी वोटर्स को 2 अलग अलग कैंडिडेट को वोट देना है तो फिर वह ग्रीन बैलेट को अलग बॉक्स में और चॉकलेट वाले को अलग बॉक्स में डालेगा, और यदि उसको एक ही कैंडिडेट को दोनों वोट देना है तो फिर वह दोनों कलर के बैलेट को एक ही सेम बॉक्स में डाल देगा, जिस बॉक्स पर उस कैंडिडेट का नाम होगा। और काउंटिंग के टाइम इलेक्शन कमीशन इसको इजीली काउंट भी कर सकती है, किस कैंडिडेट को लोकसभा के लिए कितने वोट मिले हैं या फिर विधानसभा के लिए कितने वोट मिले हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुए मात्र 4 साल ही हुए थे, और पार्टीशन के बाद कुछ सालों तक लोगों का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के बीच में आना जाना लगा हुआ था, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कैसे डिसाइड करती कि भारत का नागरिक कौन है, या फिर यूं कहें कि कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है। देखिए 1950 के एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी है और उस व्यक्ति ने अपना टाइम इलेक्शन से पहले कम से कम 180 दिनों तक भारत की सीमा के अंदर गुजारे हों, वही व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल होगा। और महिलाओं के लिए मतदाता सूची में उन्हीं का नाम होना कंपलसरी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया शुरू से ही मेल डोमिनेंस सोसाइटी रहा है। महिलाओं के पार्टिसिपेशन को किसी भी काम में इतना कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसलिए उस टाइम पर जो भी महिलाएं 21 साल की हो चुकी थी वो या तो अपने पति के नाम से जानी जाती थी या फिर अपने बच्चे के नाम से जानी जाती थी, यानी फलाने की धर्म पत्नी या फिर फलाने की मम्मी। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह साफ साफ कहना था कि वोटर लिस्ट पर उस महिला का नाम ही होना चाहिए, फलाने का नहीं। इन्हीं सब कारणों से 28 लाख महिला वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं थी। उस वक्त तो इन सभी वोटर्स को बाहर करना एक बैड डिसीजन माना जा रहा था, लेकिन सुकुमार सेन ने इसको पॉजिटिव वे में लिया। उनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इलेक्शन में ये जितनी बाहर हुई महिलाएं हैं या फिर जितनी नई महिला वोटर्स जुड़ेंगी वो सभी पहले से ही सुनिश्चित करेंगी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो, जो कि सोसाइटी में महिला की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ये तो उस टाइम की बात हो गई। इवन आज भी आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों को शायद अपनी दादी का नाम नहीं पता होगा, या फिर अगर पता भी होगा तो आपको रिकॉल करने में टाइम लग रहा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे काम या तो दादाजी के नाम पर हो जाते हैं या फिर आपके फादर नाम पर। 21 साल की एज हो जाने के बावजूद भी उस टाइम पर उस महिला की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। 21 साल की एज निर्धारित करने के पीछे एक लॉजिक ये भी था, पहले लिटरेसी रेट आज के कंपैरिजन में कम था, तो फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति 21 साल तक होते होते इतना मैच्योर हो जाता है कि वह व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसके साथ गलत हो रहा है या फिर सही हो रहा है। लेकिन 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में 61st अमेंडमेंट करके वोट करने की मिनिमम एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, क्योंकि समय के साथ साथ मैच्योरिटी लेवल आज पहले की तुलना में आज ज्यादा हो गई है। इवन 1988 में ब्राजील ने वोट करने की उम्र घटाकर 18 से 16 कर दी, और आज ब्राजील के साथ साथ अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया जैसे कई देशों में मिनिमम एज 16 है। मे भी फ्यूचर में चलकर इंडिया में भी इस एज को रिड्यूस कर दिया जाए। 1951 के इलेक्शन में टोटल वोटर्स की संख्या 17.32 करोड़ थी, जिनमें 45% केवल वुमेन्स वोटर थी। लेकिन उस 17 करोड़ वोटर्स में से जम्मू एंड कश्मीर के वोटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार इलेक्शन 1957 में कराए गए थे। वैसे तो ऑफिशियली रूप से इलेक्शन अक्टूबर में ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हिमाचल को छोड़कर पूरे देश में इलेक्शन 10 दिसंबर से स्टार्ट हुए। हिमाचल में इलेक्शन इसलिए पहले कंडक्ट करवा लिए गए क्योंकि हिमाचल के रीजन में नवंबर के बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी होती थी कि ये रीजन पूरा भारत से अलग हो जाता था, और आज की तरह इतने अच्छे संसाधन नहीं थे जिससे कि लीडर प्रचार कर सके। उस टाइम पर नेहरू को नाव से भी यात्रा करके प्रचार करना पड़ा। 1951 के इलेक्शन में नेहरू ने टोटल 25,000 माइल्स की यात्रा की, जिसमें 18,000 बाई एयर, 500 माइल्स की यात्रा बाई कार की, और 1600 माइल्स की यात्रा बाई ट्रेन, और 90 माइल्स की यात्रा नेहरू ने नाव के द्वारा किया। 1951 के इलेक्शन में लोकसभा की 489 सीट के लिए 1879 कैंडिडेट और स्टेट असेंबली की 3283 सीट के लिए 15,361 कैंडिडेट खड़े हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे ही कैंडिडेट किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर 14 पार्टी को नेशनल पार्टी और 50 पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की कांग्रेस और आज की भाजपा, जो कि उस वक्त भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, इन दोनों के ही नेशनल सिंबल हाथ और कमल का फूल ना होकर कुछ और ही थे।
अगर हम स्पेशली भारत की बात करें, जहां पर केवल 18% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी थी, तो फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन बैलेट बॉक्स पर अपने फेवरेट कैंडिडेट या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही नहीं पढ़ पाती जिसको उसे वोट देना है। इसलिए भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक डिफरेंट और यूनिक सिंबल होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कोई पार्टी नेशनल पार्टी हो, क्योंकि भारत इतना डाइवर्स कंट्री है और नेशनल पार्टी तो भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं, जहां पर हर स्टेट में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करें, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1951 के इलेक्शन में कांग्रेस ने अपना चुनावी चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी को चुना। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सिंबल को चुनती हैं जिससे कि आम जनता, मजदूर या फिर गरीब इजिली एसोसिएट हो सके। 1967 तक कांग्रेस ने इसी चुनावी सिंबल के साथ पूरे देश में इलेक्शन जीता, लेकिन 1967 में कांग्रेस को पहली बार इलेक्शन में कड़ी टक्कर मिलती है और कांग्रेस को अपनी बहुत सारी सीटें गंवानी पड़ती हैं। कांग्रेस ने 520 सीटों में मात्र 283 सीटें जीती। ये कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। 2 साल बाद 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। एक पार्टी का नाम कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी पार्टी का नाम कांग्रेस आर यानी रिक्विजिशनिस्ट। ओ पार्टी को लीड कर रहे थे एस निंजलिगप्पा और आर पार्टी को लीड कर रहे थे जगजीवन राम, और इसी आर पार्टी को इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन पार्टी में विभाजन के बाद ये दोनों ही पार्टी अपने पुराने सिंबल 2 बैलों की जोड़ी पर क्लेम करने लगती हैं, जिससे कि ईसीआई इस सिंबल को होल्ड कर देता है और 1971 में ईसीआई इंदिरा गांधी की आर वाली पार्टी को ही ओरिजिनल कांग्रेस मानती है और इसको ये 2 बैलों वाला सिंबल वापस दे देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की इस फैसले पर स्टे लगाते हुए इस सिंबल को हमेशा के लिए फ्रीज कर दिया और इंदिरा गांधी की आर वाली पार्टी को एक गाय और बछड़ा वाला सिंबल अलॉट किया गया। लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद कांग्रेस आर वापस 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई मतलब इंदिरा गांधी। लेकिन इस बार इंदिरा गांधी गाय वाले सिंबल पर अपना क्लेम नहीं करती हैं, क्योंकि इस सिंबल के जरिए पूरे देश में निगेटिविटी फैल चुकी थी। लोग गाय से इंदिरा गांधी को और बछड़े से संजय गांधी को एसोसिएट करने लगे थे। इंदिरा गांधी को अब न्यू सिंबल चाहिए था। उस टाइम पर गृह मंत्री रहे बूटा सिंह को ये जिम्मेदारी दी जाती है। तब बूटा सिंह चुनाव आयोग के ऑफिस जाते हैं। तब चुनाव आयोग की तरफ से 3 सिंबल हाथ, हाथी और साइकिल का ऑफर दिया गया। बूटा सिंह इन तीनों ही सिंबल्स में कंफ्यूज हो गए और तब इन्होंने इंदिरा गांधी को फोन लगाया। लेकिन मिसकम्युनिकेशन और वॉइस क्लियर न होने की वजह से इंदिरा गांधी हाथ बोलती हैं और बूटा सिंह को हाथी सुनाई देता है। लेकिन जब बाद में चलकर हाथ का पंजा बोला गया, तब जाकर ये डाउट क्लियर हुआ और ये हाथ का पंजा कांग्रेस के लिए काफी हिट साबित हुआ। इसी के बाद 1980 में कांग्रेस की जोरदार वापसी होती है। लेकिन बीजेपी की कहानी काफी सिंपल है। 1951 में भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी के साथ हो जाता है। तब इस नई पार्टी का चिन्ह बदलकर हलधर किसान रखा जाता है। लेकिन 1980 में इस पार्टी से कई नेता निकलकर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, जिसके प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं और इस पार्टी का नया सिंबल कमल का निशान रखा जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा यह साफ साफ मेंशन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपने सिंबल में रिलीजियस सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इवन बाद में ये रूल भी ऐड किया गया कि फ्यूचर में चलकर किसी को भी ऐसा सिंबल नहीं दिया जाएगा जिसमें कोई एनिमल्स हो, क्योंकि कई बार पार्टी क्या करती है कि उन एनिमल्स को अपनी रैलियों में यूज करती हैं, जो कि एनिमल के राइट का वायलेशन है। लेकिन बसपा का हाथी वाला सिंबल इस नियम के आने से पहले ही उसको अलॉट कर दिया गया था और किन्हीं भी 2 नेशनल लेवल की पार्टी का सिंबल एक नहीं हो सकता। हाँ, स्टेट लेवल की पार्टी के सिंबल एक हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि वो स्टेट सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बसपा का सिंबल है हाथी, जो कि मोस्टली नॉर्थ की स्टेट में ही इलेक्शन लड़ती हैं। हालांकि बसपा एक नेशनल लेवल की पार्टी है, लेकिन फिर भी ये केवल 3-4 राज्यों में ही चुनाव लड़ती हैं। लेकिन यदि बसपा को अगर असम में जाकर चुनाव लड़ना है, तो उस कंडीशन में बसपा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक नया सिंबल दिया जाएगा, क्योंकि आसाम की रीजनल पार्टी असम गण परिषद का पहले से ही सिंबल हाथी है। इन दोनों ही पार्टियों में आज तक क्लैश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आसाम गण परिषद एक स्टेट लेवल की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। करंट डेज में 2024 तक इंडिया में टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं, जिनमें आप, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआईएम, कांग्रेस और एनपीपी शामिल हैं और भारत में टोटल 57 स्टेट पार्टी हैं और इसी के साथ 2764 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। किसी भी पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी का स्टेटस तभी दिया जाता है जब ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर ले। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टी 3 डिफरेंट स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन की 2% सीट यानी 11 सीट जीत ले, या फिर लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर ले, या फिर किसी भी पार्टी को मिनिमम 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल गया हो। इसी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही किसी पार्टी
को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत के सभी नागरिक को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट सही ही लगे। किसी को इनमें से कोई भी सही नहीं लगता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑप्शन दिया है नोटा का, जिसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।